A very warm welcome to all the students. Myself, Dr. Rashmi Minch. I'm a professor of food and nutrition. और आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहे हैं रीनल डिजीजेस पे। ये लेक्चर मुख्य रूप से बीएससी होम साइंस पार्ट 2 की छात्राओं के लिए है। पेपर का नाम है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट इन हेल्थ एंड डिजीजेस यूनिट 5। जहां तक किडनी डिजीजेस का सवाल है, भारत में लगभग 10 मिलियन लोग किडनी डिजीजेस की विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं। इसका मुख्य कारण हाइपरटेंशन तथा डायबिटीज है। जब हम किडनी की बात करते हैं तो किडनी हमारे शरीर में बीन्स शेप की 2 संख्या में होती हैं और ये एब्डोमेन के निचले भाग में स्थित होती हैं। प्रत्येक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं जिनका काम रक्त का छलनीकरण होता है। प्रति मिनट लगभग 130 ml ब्लड किडनी से होकर निकलता है। किडनी का कार्य होता है रक्त के संगठन तथा आयतन को समान बनाए रखना। पानी और इलेक्ट्रोलाइट के उत्सर्जन के द्वारा वो इस काम को करता है। इसके अलावा किडनी अम्ल तथा क्षार के संतुलन को भी बनाए रखता है और साथ ही साथ कुछ एंजाइम का संश्लेषण भी किडनी के द्वारा होता है। और इसके अलावा किडनी रक्त के आयतन को बनाकर रखता है। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कि ये बीन शेप रचना होती है, जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। ये संख्या में 2 होती हैं। आप इसमें इनका क्रॉस सेक्शन भी देख रहे हैं, जिससे आपको किडनी के अंदर की रचना समझ में आ रही होगी। और ये जो होते हैं ये कॉर्टेक्स होते हैं और इसमें लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये हम ये कह सकते हैं कि इसकी इकाई होते हैं, किडनी की इकाई होते हैं। किडनी जो है एरिथ्रोपोइटिन का भी निर्माण करता है, जो कि बोन मैरो की में आरबीसी का निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य करता है। और यही कारण है कि जब जिनको किडनी डिजीज हो जाती है उनमें एनीमिया देखा जाता है, क्योंकि सामान्य रूप से किडनी जो होता है वो बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम देखते हैं किडनी के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हमारे शरीर में होते हैं। तो मूत्र का निर्माण किडनी का प्रमुख कार्य होता है, जिसको हम सब जानते हैं। और मूत्र के निर्माण के द्वारा ही ये एक तरह से हमारे शरीर में रासायनिक संतुलन बनाकर रखता है। उत्सर्जन के अतिरिक्त और भी बहुत से काम हैं जो किडनी करती है, जैसे कि वो ब्लड प्रेशर का नियमन करती है। ब्लड प्रेशर घटने की दशा में रेनिन एंजाइम स्रावित होता है, जो कि रक्त प्लाज्मा में पहुंचकर एंजियोटेनिन्स बनाता है, जिसकी उपस्थिति में एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। फलस्वरूप सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन किडनी में अधिक होने लग जाता है और फलस्वरूप ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। ऐसा हमेशा सामान्य व्यक्तियों के शरीर में होता है। इसके अलावा किडनी द्वारा कैल्शियम तथा फास्फोरस का भी संतुलन बनाकर रखा जाता है। किडनी में डाइहाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल का प्रोडक्शन होता है, जो कि विटामिन डी को सक्रिय रूप में परिवर्तित करता है। और जब विटामिन डी सक्रिय रूप में परिवर्तित होता है तभी कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन होता है और हमारे बोन्स में ये इनका डिपोजिशन होता है। इसलिए जब कभी भी किडनी डिजीज हो जाती है तो बोन्स भी प्रभावित हो जाती हैं और वो भी कमजोर हो जाती है, उनमें डीकैल्सिफिकेशन होने लग जाता है। इसके अलावा प्रोटीन जो किडनी जो है वो प्रोटीन का चयापचय के दौरान जितने भी वेस्ट नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स बनते हैं उन सबको एक्सक्रीट करने का काम करता है। यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब को उत्सर्जित करने का काम वृक्क या किडनी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा पैराथायराइड हार्मोन, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, ये सब हार्मोन्स जो होते हैं किडनी के द्वारा डिग्रेड किए जाते हैं। अब हम देखते हैं किडनी से के होने वाले रोग के बारे में। तो किडनी से होने वाले रोग को हम नेफ्राइटिस कहते हैं। सामान्य रूप से जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स में सूजन आ जाने को नेफ्राइटिस कहा जाता है। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कि लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स किडनी में पाए जाते हैं।
ये नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये ग्लोमेरुलस तथा बोमेन्स कैप्सूल से मिलकर बने होते हैं। किडनी की बीमारियों में जो नेफ्राइटिस है ये दो प्रकार की होती है, एक्यूट नेफ्राइटिस तथा क्रॉनिक नेफ्राइटिस। चूंकि नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस वाला हिस्सा प्रभावित होता है इसलिए हम इसको कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सबसे पहले इस रोग के बारे में ब्राइट नामक जो अंग्रेज चिकित्सक थे उन्होंने बताया और इसी उनके नाम के आधार पर ही पहले इसको ब्राइट्स डिजीजेस भी कहा जाता था। तो जब कभी भी नेफ्रॉन्स के ग्लोमेरुलस वाले हिस्से में पोर्शन में संक्रमण हो जाता है तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। अधिकांश रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं परंतु कुछ एक्यूट से क्रॉनिक अवस्था में भी पहुंच जाते हैं। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को रक्तस्रावी नेफ्राइटिस भी कहा जाता है क्योंकि संक्रमण के कारण मूत्र से, यूरिन से आरबीसी सीक्रेट होने लग जाता है और ये संक्रमण मुख्य रूप से स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ध्यान रखिए, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मुख्य रूप से स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के संक्रमण के द्वारा होता है। मुख्य रूप से ये 3 से 10 वर्ष के बच्चों में, इसके अलावा 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में देखा जाता है। कुछ लोगों में इस संक्रमण का लक्षण बहुत माइल्ड रहते हैं, बहुत स्पष्ट नहीं रहते हैं। जैसा अभी मैं बात कर रही थी कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस 2 प्रकार के होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पर। इसे हम हेमरेजिक नेफ्राइटिस के नाम से भी हम पुकारते हैं, यह नाम से जाना जाता है। ग्लोमेरुलस में संक्रमण के कारण जो यूरिन होता है उसमें ब्लड आ जाता है। सामान्य भाषा में हम कहते हैं जो यूरिन है उसमें खून आ रहा है, लेकिन एक्चुअली आरबीसी जो है वो उसमें पाए जाने लगते हैं, इसलिए इसको हेमरेजिक नेफ्राइटिस भी कहा जाता है। निमोनिया, श्वसन मार्ग के संक्रमण, टॉन्सिलाइटिस, स्कारलेट फीवर, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, इन सब की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के लक्षण कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जिसको भी ये रोग होता है उनके सिर में दर्द होता है, भूख नहीं लगती, जी मचलाता है, वॉमिटिंग होती है, आंखों के चारों ओर सूजन दिखाई देती है, चेहरे में भी सूजन दिखाई देती है, कुछ लोगों के टखनों में भी सूजन दिखाई देती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का एक सिम्टम होता है। ओलिगोयूरिया के लक्षण अर्थात कम मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन देखा जाता है। हेमेटूरिया का मतलब होता है कि मूत्र में या यूरिन में आरबीसी का उपस्थित रहना, लाल रक्त कणिकाओं का उपस्थित रहना। इसके अलावा इसका एक और लक्षण है जिसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिन यूरिया, मतलब यूरिन में प्रोटीन की उपस्थिति। तो इस तरह से एक बार मैं फिर से आपको लक्षण दोहराती हूँ। सामान्य लक्षणों में सिर दर्द, भूख नहीं लगना, जी मिचलाना, वॉमिटिंग होना, आंखों के चारों तरफ सूजन हो जाना, चेहरे में सूजन हो जाना, टखनों में भी सूजन हो जाना, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ओलिगोयूरिया यानी यूरिन का कम मात्रा में एक्सक्रीशन होना, हेमेटूरिया अर्थात यूरिन जो है वो डार्क ब्राउन कलर की रेडिश होना जिसमें कि लाल रक्त कणिकाएं उपस्थित रहती हैं, तथा झागदार यूरिन का मतलब होता है कि उसमें प्रोटीन की उपस्थिति। चित्र के द्वारा अभी हमने स्पष्ट करने की कोशिश की है जिससे आप इसको देखें तो आपको ये याद रह जाए कि इसके लक्षण मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं। टखनों में भी आप देखेंगे सूजन है। तो एडिमा शरीर में, ऊतकों में, शरीर के सभी ऊतकों में सूजन दिखाई देना, शरीर में नाइट्रोजन का जमाव बढ़ जाना जिसको हम एजोटेनिया कहते हैं। नाइट्रोजन के जमाव के बढ़ जाने को हम क्या कहते हैं? एजोटेनिया। आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है और कई बार ऐसे भी होता है गंभीर स्थिति में कन्वल्शंस होने लग जाते हैं, जैसे फिट्स की तरह आने लग जाते हैं। बीमारी की एक्यूट अवस्था कुछ दिन से लेकर
1 हफ्ते तक भी हो सकती है और स्वस्थ होने में 2 से 3 हफ्ते भी लग जाते हैं। अब हम देखते हैं डायग्नोसिस या निदान, मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति को एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। तो इसका जो रोग है, इसका निदान यूरो एनालिसिस के द्वारा किया जाता है। यूरो एनालिसिस का मतलब होता है यूरिन टेस्ट के द्वारा। सबसे प्रथम तरीका होता है यूरिन में यदि प्रोटीन और रक्त की उपस्थिति है तो हमको ये कंफर्म हो जाता है कि इस व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का किडनी इंफेक्शन हो रहा है। इसके अलावा रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा भी इस रोग का निदान होता है। यूरिन टेस्ट में निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। क्रिएटिनिन की उपस्थिति, सामान्य से अधिक मात्रा में टोटल प्रोटीन की मात्रा यूरिन में होना, यूरिन का कंसंट्रेशन, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन में रक्त की मात्रा तथा यूरिन की ऑस्मोलिटी। इन तरीकों से ये जांच की जाती है यूरिन की और पता लगाया जाता है कि व्यक्ति को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है अथवा नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है उनकी हम डाइट थेरेपी किस तरह से करेंगे, तो हम देखते हैं आहारी सिद्धांत क्या होगा। कम प्रोटीन, उच्च कार्बोहाइड्रेट, कम सोडियम, सीमित मात्रा में द्रव्य पदार्थ देना, जिसके अंतर्गत चाय, फल, दूध सभी चीजें सम्मिलित होती हैं। आहारी उपचार में हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति को बार बार वॉमिटिंग हो रही है या वॉमिटिंग की फीलिंग हो रही है तो उनको हम उस समय तरल पदार्थ और नॉन प्रोटीन कैलोरी की तरफ हम ज्यादा ध्यान देते हैं। जहां तक ऊर्जा का प्रश्न होता है, अगर व्यक्ति पूर्ण विश्राम की अवस्था में है तो हम उसको 1700 कैलोरी अंदाज से प्रतिदिन देते हैं। बच्चों को 80 कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट के आधार पर दिया जाता है और प्लस हम 10% इसलिए करते हैं क्योंकि उनको इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है। कार्बोहाइड्रेट में शहद, ग्लूकोज, साबूदाना, स्टार्च के द्वारा ऊर्जा की पूर्ति की जाना चाहिए क्योंकि ये ऊर्जा के साथ साथ कम मात्रा में सोडियम तथा पोटेशियम युक्त होते हैं। अनाजों में दलिया, साबूदाना, सूजी देना चाहिए। रक्त में यूरिया, नाइट्रोजन, अब ये चित्रों के द्वारा हम देखते हैं साबूदाना, शहद, दलिया, इस प्रकार की चीजें हम एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के पेशेंट को देते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन की क्या उपस्थिति है, क्या स्थिति है, कितनी मात्रा में देना चाहिए। तो यदि रक्त में यूरिया, नाइट्रोजन अधिक मात्रा में है, ऑलिक यूरिया है, तो प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड देना चाहिए। प्रोटीन सामान्यतः आहार में 0.5 ग्राम पर केजी ऑफ आइडियल बॉडी वेट के आधार पर देना चाहिए। मतलब उस व्यक्ति का एज, सेक्स, हेल्थ, ऑक्यूपेशन के आधार पर जो उसका आइडियल बॉडी वेट होता है उसके आधार पर हम 0.5 ग्राम प्रोटीन प्रति शरीर किलोग्राम के आधार पर देते हैं। प्रोटीन की कम मात्रा देने पर किडनी को भी आराम मिल जाता है। प्रतिदिन 20 से लेकर 40 ग्राम प्रोटीन पर्याप्त होता है। लेकिन इस बात का हमको ध्यान देना है कि जो भी हम प्रोटीन दें वो उच्च क्वालिटी का प्रोटीन हमको देना चाहिए। दाल, मूंगफली में रक्त यूरिया की मात्रा बढ़ा देते हैं, इसलिए इनको कम मात्रा में नहीं के बराबर देना चाहिए। वसा जो है, वसा के चयापचय से निर्मित होने वाले जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो किडनी के द्वारा उनका एक्सक्रीशन नहीं होता है, इसलिए हम वसा सामान्य मात्रा में जितना वो डाइजेस्ट कर सकता है दे सकते हैं। देखिए एग मैंने इसलिए यहाँ पर एग का चित्र रखा है, इसमें हमेशा हमको किडनी के पेशेंट को एग वाइट देना चाहिए। एग वाइट और दूध ये हाई बायोलॉजिकल वाले प्रोटीन होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि प्रोटीन हमको अधिक जैविक मूल्य वाले देना है, तो अंडा जो होता है उसका जो प्रोटीन होता है वो
हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाला होता है, लेकिन एग योक हमको नहीं देना है। सामान्यतः जब हम बात करते हैं कि नमक हमको कम देना है, तो नमक कम देना है, सोडियम कम देना है, कितनी मात्रा में देना है, इसके लिए आपको ये कैलकुलेशन दिख रहा होगा, नमक तथा सोडियम का कन्वर्शन। कितना सोडियम अगर हम लेते हैं इंटू 2.5 करते हैं, तो वो उसका इज इक्वल टू मिलीग्राम नमक होता है। या दूसरी तरफ से मिलीग्राम नमक इंटू 0.05 करते हैं, तो आपको सोडियम की क्वांटिटी पता चल जाती है। अब हम देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम प्रतिदिन 1 ग्राम कैल्शियम हमको देना चाहिए, और सोडियम की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि उसका हाई ब्लड प्रेशर और ओलिगोयूरिया का डिग्री किस ग्रेड का है। उस हिसाब से हमको 500 से लेकर 1000 मिलीग्राम सोडियम दिया जाना चाहिए। सोडियम रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, टेबल सॉल्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बेकिंग पाउडर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अचार, पापड़, कैंड फूड नहीं लेना चाहिए, चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कमर्शियल सॉफ्ट ड्रिंक्स में सोडियम पाया जाता है। ड्राई फ्रूट्स में नहीं लेना चाहिए। जो सूखी मछली होती है उनको सुखाया जाता है तो नमक भी डाला जाता है, इनमें ज्यादा मात्रा में नमक होता है। मध्यम सोडियम वाले कंटेंट जो होते हैं वो होते हैं पत्ता गोभी, बीटरूट, मूली, धनिया। तो इस तरह से हम देखते हैं, ये देखिए कि कौन कौन सी भोज्य पदार्थों में सोडियम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और कौन कौन से कम मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, आंवला है, करेला है, भट्टा है, बीन्स है, फ्रेंच बीन्स है, गुआवा है, हनी है, ये ऐसे फूड है जिनमें सोडियम कम है। एप्पल, बनाना में थोड़ा सा और ज्यादा है। फिर वाटरमेलन, बीटरूट, बेंगल ग्राम, कॉलीफ्लावर में, धनिया पत्ती में, इनमें से और ज्यादा है। इसके अलावा एग जो है, एग योक में ज्यादा होता है। एग योक नहीं लेना चाहिए, एग वाइट हम देते हैं, देना चाहिए। पालक में और भाजियां, जो चलाई भाजी है उसमें ये ज्यादा पाया जाता है। इसके ठीक ऊपर आप कैलकुलेशन देखेंगे कि हमको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि इतना अगर हमने नमक लिया है तो उसमें कितना सोडियम पाया जाएगा। चित्र द्वारा आप देख सकते हैं कि क्या चीजें नहीं देना है पेशेंट को। अचार, पापड़ नहीं देना है, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं देना है, मसाले वाली चीजें नहीं देखना है, बेकिंग पाउडर नहीं उपयोग में लाना है, और चीज, जो सॉल्टेड चीज है वो नहीं देना चाहिए। अब हम देखते हैं विटामिन। तो विटामिन सी जो है वो 100 मिलीग्राम विटामिन सी प्रतिदिन एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के पेशेंट को देना चाहिए। ये दिन में 3 बार हम दे सकते हैं, जैसे 33 मिलीग्राम, 33 मिलीग्राम और 33 मिलीग्राम करके। बी कॉम्प्लेक्स भी पर डे प्रतिदिन उसको देना चाहिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो होता है फ्लूइड। फ्लूइड या तरल। तो तरल कितनी मात्रा में देना चाहिए? तो तरल फर्स्ट स्टेज में कम मात्रा में देना चाहिए, जिससे कि उसका एडिमा कम हो जाए। एडिमा का मतलब होता है शरीर में सूजन। बाद में जब हम देखते हैं कि उत्सर्जित तरल का कितना वॉल्यूम है, उसके आधार पर हम कैलकुलेशन करके उसको टोटल लिक्विड देते हैं। यदि उत्सर्जित मूत्र जो है वो 500 ml है, तो हम उसमें 1000 ml प्लस करते हैं और टोटल 1500 ml तरल हम उसको देते हैं। तरल का मतलब केवल पानी नहीं होता है, जितनी भी लिक्विड चीजें हम देते हैं, जैसे दूध है, चाय है, फल है ना, तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अब अंत में मैंने आपको एक सैंपल डाइट प्लान है जो आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें पेशेंट की उम्र है 5 साल, उसका वजन है 14 किलोग्राम, यूरिन आउटपुट उसका 300 ml है। तो उसकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है 15, उसका बॉडी वेट इंटू 80 इज इक्वल टू 1200।
और 10% हम ज्यादा इसलिए देते हैं क्योंकि उसको संक्रमण है। फिर हम प्रोटीन का कैलकुलेशन कर रहे हैं। हाई प्रोटीन अगर हम दे रहे हैं तो 1.25 नहीं तो 0.5 प्रोटीन भी देंगे, तो हम उसको 20 से 25 ग्राम पर डे देते हैं। मॉडरेट अगर हाइपरटेंशन है तो हम उसको 500 मिलीग्राम NaCl का मतलब होता है नमक देंगे। मतलब टोटल नमक जो है वो हम उसको केवल 0.5 ग्राम देंगे। तरल जो है जैसे कि उसका यूरिन आउटपुट 300 ml है, तो उसमें हम 25 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट लिक्विड ऐड कर देते हैं। तो कुल मिला के इस छोटे बच्चे को हम 675 ml फ्लूइड देते हैं, क्योंकि ये 5 साल का बच्चा है। अब इसमें हम कौन कौन सी चीजें हम उसको दे सकते हैं, जैसे 2 इडली दी, शक्कर हमने दिया, दूध उसको दिया है, चावल दिया है, दाल दी है। जब हम दाल देते हैं तो उसमें सोडियम की मात्रा निकालने के लिए इनको एक बार उबालकर इनका पानी फेंक दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं लीचिंग। लीचिंग के द्वारा दाल का प्रयोग हम कर सकते हैं। 10 ग्राम हम उसको घी दे सकते हैं, शक्कर, इस तरह से हम देखेंगे। टोटल हम फ्लूइड 700 ml दे रहे हैं। कैलोरीज हम उसको टोटल 1340 दे रहे हैं। प्रोटीन 27 ग्राम आ रहा है और सोडियम आ रहा है 191 मिलीग्राम। तो इस तरह से हम किसी भी पेशेंट को कैलकुलेट करके मेनू प्लान बनाकर उसको आहार दे सकते हैं। आशा करती हूँ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आपको समझ में आया होगा। आज हमने एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखा है। अब अगले वीडियो में मैं आपको क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में चर्चा करूंगी। थैंक यू सो मच।